हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल एएस एडू हब पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो जीएसटी काउंसिल है। मतलब एग्जैक्टली जीएसटी नहीं है, जीएसटी काउंसिल है। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, नहीं तो आप सोचो कि हम कहीं इकोनॉमी वाला जो जीएसटी हमें पढ़ना है, तो वो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब संवैधानिक व्यवस्था के तहत जीएसटी काउंसिल कैसे बनाया जाएगा, जीएसटी काउंसिल का काम क्या होगा, संविधान में जीएसटी कहाँ है, ये चीजें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन जीएसटी काउंसिल में मेंबर होंगे, चेयरमैन कौन होगा, ये चीजें हम देख रहे हैं। ना कि हम जीएसटी 5%, 18%, 28% वो वाली चीजें पढ़ रहे हैं कि बीड़ी पे जीएसटी कितना लगा हुआ है, सिगरेट पे जीएसटी कितना लगा हुआ है। ये आपके करंट अफेयर और जीएसटी स्लैब रेट की बात है, हम उसकी पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है कि एनडीए गवर्नमेंट 2014 में आप जानते हैं बनी मोदी सरकार, और मोदी सरकार आते ही उनका ये मतलब इच्छा था या सपना था कि हम एक टैक्स कलेक्शन बॉडी बना दें, मतलब एक यूनिफाइड टैक्स कलेक्शन बॉडी बना दें और ये स्टैट्यूटरी ना होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बिल ले आती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 101वां अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है, मतलब वो बिल पास हो जाता है और 101वां संविधान संशोधन के रूप में हम उसको जानते हैं। और वहां से चूंकि ये संविधान में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट है, तो क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं कैसे किए जाएंगे, क्या होगा, उनमें राज्य और केंद्र के बंटवारे कैसे होंगे, ये सारी चीजों के रिकमेंडेशंस, ताकि हमारा जो फिजिकल फेडरलिज्म है वो अच्छे से काम करता रहे। और जो बहुत सारे मतलब टैक्स के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से टैक्स लिए जाते हैं, और बहुत मतलब एक आप ये कह सकते हो कि ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग कंफ्यूज रहते थे कि कहां पे कैसा टैक्स देना है, उसको एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया गया। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप मतलब इतने छोटे तो नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, 2 4 5 साल 10 साल पहले की बात है, तो मैं उम्मीद करता हूं तो आप जानते हैं कि कितना इसके विरोध में चीजें शुरू हुई थी। ठीक है, बहुत अपोज हुआ, लोग रोड पे आए कि नहीं जीएसटी हटाओ, जीएसटी हटाओ। कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिए मीडिया में, अगर आप देखे होंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स और क्या क्या नाम दिया गया। तो ये चीजें हमने देखा है, फिर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये हुआ कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, और मतलब ठीक ही है, मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी शेपिंग इंडियाज यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या डायरेक्ट टैक्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है। और क्या किया गया है, यूनिफाइड जो हमारा वो होगा टैक्स सिस्टम होगा, उसके लिए उसको ठीक करने के लिए बनाया गया है। डिजाइन फॉर कोऑपरेटिव गवर्नेंस। कोऑपरेटिव गवर्नेंस आप जानते हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में रिलेशन अच्छे रहे। कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट वसूलते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वसूला जाता है, कुछ टैक्सेस और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो दोनों मिलकर वसूलते हैं, मतलब दोनों के लिए वसूला जाता है। इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं, दो स्टेट के आदान प्रदान में, या कोई चीज एक स्टेट से दूसरे में जा रहा है तो वैसी चीजें आपने जाना होगा, देखा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए, और उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड इकोनॉमिक हार्मोनी अक्रॉस द नेशन। कुल मिलाकर के हमारे टैक्सेशन सिस्टम को, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए ये जीएसटी एक्ट पास किया गया। इसके तहत जीएसटी एक्ट के तहत जो जीएसटी वसूला जाएगा उसके लिए किस तरीका होगा, क्या मैनर होगा, किस चीज को एक्सक्लूड किया जाएगा, किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा, उसके लिए हमने जीएसटी काउंसिल बनाया अपने संविधान में। ठीक है, तो ये चीजें हम देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि जीएसटी काउंसिल क्या संवैधानिक व्यवस्था है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों, 101 मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 279A। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या 101वां संविधान संशोधन 2016, आर्टिकल 279A into the constitution empowering the president to constitute the GST council by order। क्लियर, कुल मिलाकर के ये है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा, जो टैक्स रेजिम या जो भी टैक्स स्लैब है, टैक्सेशन सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, उसको अच्छा करने के लिए कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो ये याद रखना, किसके तहत, तो उनके ऑर्डर से। और इसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2016। तो क्या होता है कि ये बिल पास होता है, एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। सेक्रेटरियाट इसका कहां है, तो न्यू दिल्ली में है। मैं मतलब अब इंग्लिश लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लेना। सेक्रेटरियाट कहां है, तो न्यू दिल्ली में है। एंड द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी
सर्व एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। चेयरमैन नहीं, सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं, ये याद रखेंगे आप। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन, चूंकि बट ऑब्वियस है कि हमारे फाइनेंस कमीशन होंगे, कमिश्नर होंगे, जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन, तो वो होंगी। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर ये एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होता है? तो ये जो भी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होंगे वो होंगे एक्स ऑफिशियो। मतलब एक पोस्ट पे रहते हुए जब दूसरे पोस्ट को सर्व करते हैं तो उसको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। ठीक है। आर्टिकल 279A ग्रांट्स द जीएसटी काउंसिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग, मेकिंग इट द फर्स्ट फेडरल टैक्स बॉडी इंस्क्राइब्ड डायरेक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के क्या है कि ये डायरेक्टली संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिपीट कर दे रहा हूं, आप याद रख लेना। अंडर आर्टिकल 279A, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 101वां संविधान संशोधन 2016 सितंबर में कॉन्स्टिट्यूशन इसका। एंड देन आफ्टर संविधान में किस आर्टिकल के तहत ये बनाया जाता है? तो 279A के तहत बनाया जाता है। साथ में ये भी पूछा जाता है कौन बनाता है? तो ये प्रेसिडेंट बनाएंगे। मतलब यहां से 4-5 क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि नई बॉडी है और इसमें बहुत लफड़े भी चले हैं, बहुत न्यूज में रहा। और अभी भी आप देखोगे अगर ऑपोजिशन को, तो ऑपोजिशन बार बार क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि एक बहुत लंबा बड़ा स्लैब रेट लगा दिया गया, फिर आप जानते हैं अभी इसमें फिर से चेंजेस किए गए, सिन गुड का टर्म यूज किया गया। मतलब अब आप इकोनॉमी अगर पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि वो चीजें जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उन पे टैक्स बढ़ाया जाएगा, जो चीजें बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो बेसिक दवाइयां या कुछ ऐसी चीजें, जड़ी बूटी, जिन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई बहुत गरीब तबके के लोग जो किसी बिजनेस से जुड़े हैं उस पर टैक्स फ्री कर दिया जाएगा उसको। तो ऐसी चीजें हमारे संविधान के द्वारा की जाती है। मतलब कुल मिलाकर के गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ये चीजें की जाएंगी। ठीक है, कि मतलब टैक्स ऐसा भी ना हो कि गड़बड़ हो जाए, फिर अपोजिशन का काम है वो एलिगेशन लगाते रहेंगे। कोई भी अपोजिशन हो, अगर मान लो आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस उन पे एलिगेशन लगाएगा, और कांग्रेस होगा तो बीजेपी एलिगेशन लगाएंगे। ये चलते रहता है इन लोगों का, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को ये है कि न्यूज में है, तड़कता भड़कता है तो एग्जाम में है, और एग्जाम में है तो हम तो सीधे साधे बालक पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, पूरे एक मोटी किताब पढ़ने से अच्छा है कि हम वो चीजें जो न्यूज में उन पे ज्यादा फोकस कर लें, उनसे रिलेटेड स्टैटिक फोकस कर लें और हमारा काम हो जाएगा। तो जब भी आप पढ़ने जाओ तो देख लेना कि सिगरेट पे क्या है, बीड़ी पे क्या है, किस पे क्या है, पैक्ड फूड पे क्या है, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा है कि नहीं लगा है। बहुत न्यूज में था और बहुत ड्रामे भी हुए इसके पीछे। तो आपने सुना होगा कि अब पॉपकॉर्न खाने के भी टैक्स देने होंगे, और कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न अलग पॉपकॉर्न हो गया और नॉर्मल पॉपकॉर्न अलग हो गया। खूब मीम वगैरह भी चले थे। अगर आपको थोड़ा मतलब आप उतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे तो मत रहना, नहीं हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बर्बाद होके मानोगे। तो ये याद रखना। अब इसमें क्या है, पर्पस और इसका विजन क्या है, आपको समझ आ गया होगा इतने देर के मेरे प्रवचन से कि इसका पर्पस क्या है और विजन क्या है। फिर भी रिपीट करता हूं, द जीएसटी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट अ सीमलेस यूनिफाइड टैक्स इकोसिस्टम अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स फेडरल स्ट्रक्चर। और इसी कारण से क्या होता है, हमारे बहुत डाइवर्स फेडरल स्ट्रक्चर है और उनको ठीक ठाक करने के लिए एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लगाने के लिए लाया गया। इसमें क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाएगा, ब्रिज सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन थ्रू शेयर्ड डिसीजन मेकिंग ऑन नेशनल टैक्स पॉलिसी। क्लियर है कुल मिलाकर के कि केंद्र राज्य के टैक्सेशन में संबंध अच्छे रहें और वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनका ठीक से बंटवारा हो सके, और बहुत सारे टैक्स पे टैक्स जो लगे हुए हैं उनको एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया जाए। ठीक है, सेस, सरचार्ज, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं या पेपर वगैरह पढ़ते हैं और इकोनॉमिकल टर्म उसमें देखते हैं तो देखा होगा आपने, सेस, सरचार्ज, ये सारी चीजें। तो इनको क्या करेंगे, जहां इनडायरेक्ट टैक्स की बात होगी उनको यूनिफाइड कर देंगे। सब मिला कितना कर दो ना, क्यों इतना टैक्स पे टैक्स करना है। तो ये ऐसी चीजें हैं। ठीक है, हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट, क्लियर है, एलिमिनेट टैक्स फ्रेगमेंटेशन। टैक्स फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग तरह के टैक्सेस को ठीक करना, एक ही रहेगा, हार्मोनाइज कर दिया जाएगा। एडवांसिंग द विजन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, आप जानते हैं इसका वो भी आया था, जब आया था तो मतलब मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि वन नेशन वन टैक्स। तो ये क्या है, उसको हार्मोनाइज या उसको ठीक करेगा कि एक देश एक तरह का टैक्स एक तरह का उस पे लगाया जाना। मतलब आप कहीं भी कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जैसे मान लो मैं बार बार सिन टैक्स इसलिए बोल रहा हूं, सिन मतलब वो चीजें जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो सिगरेट वगैरह पी रहे हो तो 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई अमृत तो खा नहीं रहे हो आप। तो कहीं भी आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, टैक्स आपको सिगरेट पे ज्यादा ही देना होगा। ऐसी चीजें जो बॉडी के लिए हार्मफुल है आपको टैक्स ज्यादा देना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप ये बात समझ लीजिए कि रोज जब मैं रिकॉर्ड करता हूं
तो कोई ना कोई आता है मुझे डिस्टर्ब करने और पहुंच ही जाता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक है, चलो कर, तो चलो टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्या है? इंश्योर अ ट्रांसपेरेंट, यूजर फ्रेंडली एंड डिजिटली एडमिनिस्ट्रेड टैक्स स्ट्रक्चर। कुल मिलाकर के क्या किया जाएगा यहां पर कि जो भी हमारा टैक्स जो है ना वो ट्रांसपेरेंट रहे और यूजर फ्रेंडली रहे। मतलब जैसे मान लो कि बहुत सारे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगा दिया जाए तो क्या होता है, लेने वाले के लिए भी दिक्कत, देने वाले के लिए भी दिक्कत। तो यूजर फ्रेंडली हो जाए और डिजिटली अगर लागू हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। एक क्लिक में आपका टैक्स हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। उसके साथ स्मूथ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, कुल मिलाकर के ऐसा है कि जीएसटी जो हमारा है ना वो बहुत स्मूथ हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत टैक्स के मतलब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए और लगाने के लिए 4 लोग और बहाल करने पड़े, तो वो नहीं होगा। हाँ, नो डाउट पहले दिक्कत आया होगा इनको कैलकुलेट करने में, जो भी मर्चेंट्स हैं, जो भी दुकानदार हैं उनको। अब धीरे 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 यूज टू हो गए, बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेते होंगे। तो ये चीजें हैं। प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल टैक्स चैलेंजेस स्विफ्टली। क्लियर है? कुल मिलाकर के इसको बहुत इजी स्मूथली परफॉर्म होने लग जाए हमारा टैक्सेशन सिस्टम, कि जिसको भी टैक्स लगाना। कई बार क्या होता है ना कि टैक्स के कॉम्प्लेक्सिटी से लोग टैक्स लेते ही नहीं है, या बोल देते हैं ठीक है यार तुम 1 का 2 दे दो, फिर हम देख लेंगे हमें कितना देना है। तो वो चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी कि टैक्स फिक्स है, इतना है और ऐसे लगाना है। तो क्या है कि व्यापारी के लिए भी आसान और जो खरीदार है उसके लिए भी आसान। चलिए देखते हैं आगे। कंपोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी चीजें तो ठीक है, मेंस वेंस के हिसाब से पहला स्लाइड जो मैंने बताया था वो, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे फोकस रखना, काम चलता रहेगा। देखिए, एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A एज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड ऑल स्टेट्स। क्लियर है? तो पहले फुर्सत में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या जीएसटी काउंसिल एक ज्वाइंट फोरम है? तो हाँ, ज्वाइंट फोरम है। राज्यों के पास आप देखोगे ना वोटिंग राइट्स में ज्यादा वो है, मतलब वेटेज अगर देखा जाए तो राज्यों को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो आप याद रखना कि ये ज्वाइंट फोरम है, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट, सारे स्टेट्स के बीच में। और इसमें क्या होगा, तो एक चेयरमैन होंगे, और चेयरमैन कौन होंगे? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लीड्स ऑल काउंसिल प्रोसीडिंग्स। क्लियर है? जितने भी इस जीएसटी काउंसिल का प्रोसीडिंग्स होगा सबके लीडर, मतलब चेयरमैन के फॉर्म में कौन काम करेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगर अभी आप देखें तो निर्मला सीतारमन मैम इसकी वो रहेंगी, चेयरमैन रहेंगी। तो आप ये याद रखिए। दूसरा क्या है? यूनियन मेंबर्स। तो यूनियन के मेंबर नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर रहेंगे। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रेवेन्यू एंड फाइनेंस को बनाया जाएगा, रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो रेवेन्यू और फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं हमारे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, वो क्या होंगे? यहां पर यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएंगे। तो ये याद रख लो। स्टेट मेंबर्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? अपने अपने राज्यों से नॉमिनेट करके पहुंचाए जाएंगे। किसके द्वारा? तो राज्यों के द्वारा। वाइस चेयरपर्सन इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द स्टेट मेंबर्स। क्लियर है? और इन्हीं में से जो स्टेट मेंबर्स जा रहे हैं, वाइस चेयरमैन का गठन किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि 10 लोग गए या 28 लोग गए स्टेट से, या 15 लोग गए, जो भी गए, उनमें से क्या किया जाएगा कि उनको बोला जाएगा कि आप लोग चुन लीजिए अपने एक पर्सन को, जो कैसे काम करेंगे? वाइस चेयरमैन के जैसे काम करेंगे। तो ये व्यवस्था यहां पर है, थोड़ा ध्यान दे लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो राज्य का क्या मतलब? तो ये ऐसे हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, और यहाँ पर हम 1-2 नंबर अपने खोते खोते, जो हमारी गाड़ी होती है 85, 86, 87 पे या 90 पे, वो गिर करके 85 या 82 पे आ जाती है। और फिर हम बाउंड्री लाइन पे खड़े हो जाते हैं एग्जाम में कि पास हो या नहीं हो। अगर वनडे कोई छोटी एग्जाम है तो छोटी एग्जाम क्या होती है? एग्जाम तो एग्जाम होती है, पर फिर भी। और अगर मान लो कोई बड़ा एग्जाम है तो भी 1-1 नंबर, फिर तो वहां पे तो पूरा तख्ता पलट होता है एक एक क्वेश्चन से। तो याद रखो। परमानेंट इनवाइटीज। अब देखिए क्या है कि कुछ लोगों को हम परमानेंट इनवाइटीज के फॉर्म में बुलाएंगे। इनवाइटीज क्या होते हैं? जो अच्छे एडवाइस दे सकें, चीजों को बढ़िया कर सकें। तो कुछ परमानेंट इनवाइटीज को बुलाना होगा, जो चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़िया से मॉनिटर करवा सके, काम को, वर्किंग को स्मूथ कर सके। ठीक है? और इनवाइटीज, एक बात और ध्यान रखना, हम अपने घर में अगर इनवाइटीज बुलाए हैं तो क्या वो हमारे घर के डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। वो क्या करेंगे? आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो ये भी, इनका भी ऐसा ही नेचर होगा, एडवाइस वगैरह देंगे, लेकिन जो वोटिंग राइट होगी तो ये वोट से बाहर होंगे। तो याद रखना कि परमानेंट इनवाइटीज के फॉर्म में कौन आता है? सीबीआईसी। ठीक है? चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। याद रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। रिपीट कर दिया हूं। क्या होंगे? इसके जो चेयरमैन होंगे वो स्पेशल इनवाइटी या परमानेंट इनवाइटी के फॉर्म में आएंगे, और टेम्पोररी नहीं है, परमानेंट है।
और ये क्या करेंगे, तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, कुल मिलाकर के फंक्शंस को परफॉर्म करवाएंगे, जो सजेशन वगैरह होगा वो देंगे, लेकिन वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये काउंसिल के मेंबर नहीं है। कौन है, इनवाइटी हैं, बुलाए गए हैं स्पेशल पर्पस के लिए ताकि वो हेल्प करते रहें। क्लियर है, और परमानेंट है, टेम्पररी भी नहीं है। इसमें सेंट्रल स्टेट का ये पॉइंट नहीं है, 33.33 है, यह देख लेना। और ये जो है कंबाइंड स्टेट का जो मैटर है वो 67% है, मतलब ये 1/3 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये 1/3 है, ये आप कलर से देख सकते हो, ये कलर अलग है इतने दूर का, और ये कलर अलग है, तो इसका ज्यादा वेटेज है। तो कुल मिलाकर के क्या है, वोटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में ज्यादा आपको कहां दिख रहा है वेटेज, स्टेट्स का दिख रहा है। तो थोड़ा ये याद रखना, इसमें डिसीजन आर मेड, कोरम क्या होगा, तो देखिए कोरम क्या होगा, 1/2 मतलब 1/2। ये रट्टा मारना भाई, जितने भी बच्चे हैं भाई बंधु लोग, सब लोग ये रट्टा मार लेना, क्योंकि कोरम हमें जैसे दिमाग पढ़ते हैं एकदम से झटका मारता है, कोरम 10% लगा दे। क्यों, हमने पार्लियामेंट के लिए ही पढ़ा है, और 10% हम जैसे लगाएंगे जीएसटी काउंसिल के लिए, हो गया सत्यानाश। कितना है, 50%। आधे मेंबर के बिना मीटिंग की काउंसिल शुरू ही नहीं होगी, मीटिंग इनका स्टार्ट होगा ही नहीं, इनके जो भी प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होंगे ही नहीं। आप ऐसा समझिए, मतलब कितने लोग होने चाहिए, आधे लोग, 50%। मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। क्लियर है। मेजोरिटी रिक्वायर्ड क्या है, तो मेजोरिटी भी देखिए यहाँ पर एकदम सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यहाँ पर आप स्पेशल मेजोरिटी अगर याद करके जाओगे कि ठीक है जीएसटी काउंसिल है तो स्पेशल मेजोरिटी नाश मिल जाना है। देखिए 3/4 वेटेड मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी लोग हैं, मतलब ये कोरम पूरा हो गया, इसके बाद जो वोट होगा उसमें कितना चाहिए, 3/4। और 3/4 कितना होता है, तो 1/4 आप जानते हैं 25% होता है, उसका 3 टाइम्स, तो ये होगा अप्रोक्स का एग्जैक्ट 75% लोग अगर हाँ कहें तो ही रिश्ता मंजूर होगा। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वोटिंग कितनी चाहिए, 3/4 की वोटिंग चाहिए, मतलब 75% लोग अगर एग्री होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग के, मतलब जो लोग उस समय काउंसिल में प्रेजेंट हैं उनके, तो ही वो बिल पास माना जाएगा, या तो ही वो उन जो भी चीज पे डिस्कस डिबेट चल रहा था वो एग्री होगा, अदरवाइज वो खारिज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है। प्रोसीडिंग्स रिमेन वैलिड डिस्पाइट वैकेंसीज, अपॉइंटमेंट डिफेक्ट्स एंड प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज दैट डू नॉट अफेक्ट द मेरिट एंड मेरिट्स ऑफ डिसीजन। अब कुल मिलाकर के क्या है, प्रोसीडिंग्स अगर हो रहा है तो उसमें वैकेंसीज थी या अपॉइंटमेंट में कोई गलतियां बाद में पाई गई, तो जो भी उनने काम किया है उस समय, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं या जो प्रोसीडिंग्स चली हैं, वो इनवैलिड नहीं होंगी, वो प्रोसीडिंग सही है, हो गया, डिसीजन हो गया, अब इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये याद रखना कि क्या किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट डिफेक्ट हो जाता है, या कोई मेंबर के जो वैकेंसीज है, मतलब कोई सीट वैकेंट है, तो क्या उस समय जो प्रोसीडिंग हुआ वो इलीगल है या इनवैलिड है, तो नहीं, वो वैलिड है, ऐसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इत्तू सा चैप्टर है, अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो। कोर फंक्शंस एंड टैक्स आर्किटेक्चर। कुल मिलाकर के मैंने इसमें इकोनॉमी बिल्कुल पढ़ाने का कोशिश नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको प्योर पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, ताकि इकोनॉमी पढ़ोगे तो आप भटक जाओगे, नहीं तो मैं फिर 5%, 18%, 28%, 8% ये अगर पढ़ाने लग गया कि इतने परसेंट इस पे लगा, इतने परसेंट ये, तो इकोनॉमी हो गया ना, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। टैक्स सबसम क्या है भाई, तो रिकमेंड्स सेस सरचार्ज, आप ऐसे याद रख लो, एंड टैक्स टू बी मर्ज इनटू जीएसटी, मतलब वो कौन से सेस होंगे या सरचार्ज होगा। अब सेस सरचार्ज फिर से इकोनॉमिकल टर्म है, टैक्स ऑन टैक्स जो लगाए जाते हैं उनको, और ये भी दोनों के अलग अलग मतलब है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और एक एक्स्ट्रा ले लिया जाता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस, और उसको जहां मन वहां लगाया जाएगा, मतलब डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते हैं दोनों। सेस सरचार्ज आपको डाउट हो तो आप एक बार नेट कर लेना, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, या इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे हैं तो फाइन इनफ है कि आपको पता होगा ये चीजें। ठीक है, तो देखिए मर्ज इनटू जीएसटी। अब सेस सरचार्ज को भी वन टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमने व्यवस्था की है, तो ऐसा नहीं है कि फिर हम एक इनडायरेक्ट टैक्स बोल करके फिर सेस सरचार्ज अलग से लगा, मर्ज कर दो उनको जीएसटी में, तो ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये गुड्स एंड सर्विस स्कोप क्या है, और ये गुड्स मतलब सामान है, याद रखना, सर्विस मतलब तो सर्विस ही होता है। डिटरमाइन आइटम टू बी इंक्लूड और एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी रेजिम। कुल मिलाकर के वो चीजें जिन पे जीएसटी लगाना है या जिन पे नहीं लगाना है, जैसे मान लो कोई खुला चावल खरीद रहा है, गेहूं खरीद रहा है, या आटा खरीद रहा है 1-2 किलो, तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पैक्ड आटे पे लगेगा कि खुले वाले पे लगेगा, खुले वाले को क्यों एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इस तरीके की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो किस चीज पे जीएसटी के कैटेगरी में किसको रखना है, मतलब किस पे जीएसटी लेना है या किसको जीएसटी से बाहर रखना है, जीएसटी नहीं वसूलना है, ये इनको रिकमेंडेशन देना है। जैसे मान लो कोई मेडिसिन हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तो उनको जीएसटी से बाहर किया जा सकता है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा।
मॉडल जीएसटी लॉ। अब कुल मिलाकर के लॉज कैसे होंगे ये देखा जाएगा। एस्टैब्लिशेस प्रिंसिपल ऑफ लेवी, मतलब टैक्स कैसे लगाया जाएगा, अपॉर्टमेंट एंड इंटर स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई रूल। कुल मिलाकर के टैक्स कैसे लेविट किए जाएंगे, क्या होगा उसका तरीका, क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और रेट स्ट्रक्चर मतलब किस स्लैब पे क्या लिया जाएगा। जैसे देखिए सेट फ्लोर रेट्स। अब फ्लोर रेट्स क्या है, मतलब बेसिक रेट्स कहां से स्टार्ट होगा, कैसे कैसे टैक्स लगाए जाएंगे, कहां क्या बढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें। रेट ब्रांड्स क्लियर है, एंड स्पेशल डिजास्टर रिलीफ रेट्स फॉर डिफाइंड पीरियड। अब कुल मिलाकर के क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्लोर रेट क्या होगा, रेट ब्रांड्स क्या होगा, स्पेशल डिजास्टर रिलीफ ये आपको देखना पड़ेगा। मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि किसी राज्य में डिजास्टर आ गया तो सभी जगह से किसी उस स्पेसिफिक राज्य में या जैसा ये काउंसिल डिसाइड करे कुछ समय के लिए टैक्स बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे मान लो कि हमें लगता है किसी स्टेट की हेल्प करनी है तो डिजास्टर फंड के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा और फिर उस स्टेट की हेल्प की जाएगी। कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, परमानेंट हो नहीं सकता, तो ये आप याद रखिए। इसके बाद क्या है, थ्रेशोल्ड रेट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब देखिए थ्रेशोल्ड एग्जम्पशंस क्या है। द काउंसिल रिकमेंड्स टर्नओवर लिमिट बिलो विच बिजनेसेस आर exempt फ्रॉम जीएसटी, प्रोटेक्टिंग स्मॉल ट्रेडर्स एंड एमएसएमई। अब आप जानते हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं और एमएसएमई हैं इनको कई जगह पे कुछ हद तक जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया, छोड़ा गया। क्यों? ताकि ये ग्रोथ कर सके, इनको जरूरत है ग्रोथ करवाने का, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल रेट पावर क्या है, तो देखिए ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज और डिजास्टर। अभी हमने देखा था कि डिजास्टर लग गया या नेचुरल क्लैमिटीज हो गई, कोई हादसा आपदा हो गया, तो उस समय क्या किया जाएगा, द काउंसिल में रिकमेंड स्पेशल रेट्स फॉर डिफाइंड पीरियड टू ईज इकोनॉमिक बर्डन। क्लियर है? कुल मिलाकर के उस इकोनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल जैसा रिकमेंड करेगी वैसा टैक्स लगाया जाएगा या उसको रिलीफ दिया जाएगा ताकि डेवलपमेंट बना रहे। ठीक है। अब इसमें दूसरा बात क्या है, स्पेशल स्टेट प्रोविजन। आप जानते हैं सभी स्टेट एक जैसे नहीं है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो भर भर के टैक्स मतलब अच्छा कमाई कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं है, लॉस में चल रहे हैं। तो क्या सब पे एक जैसा व्यवहार किया जाए? कुछ स्टेट ऐसे हैं कि इतने पिछड़े हैं उनको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा डेवलप करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो स्टेट जिनको अलग से ट्रीट करने की जरूरत है उनको हम स्पेशल स्टेट के प्रोविजन या स्टेटस में डाल करके उनको अलग प्रोविजन के तहत ट्रीट किया जाएगा। ये आप याद रखिए। जैसे टेलर्ड रूल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज स्टेट विथ यूनिक इकोनॉमिक प्रोफाइल्स। जैसे आप जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये हम जब भी पढ़ते हैं पॉलिटी तो इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए। बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर, बहुत अलग तरीका, और आप डेवलपमेंट जा करके देखिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा, या नेटवेट पे थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इनको अलग से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए और मिलने की जरूरत भी दिया जाता है। हिल स्टेट्स, आप जानते हैं ये तो हिली स्टेट्स वो है जहां पर बहुत रिसोर्सेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात टूरिज्म वगैरह थोड़ा बहुत है। तीसरी बात क्या है इसमें कि अगर आप देखेंगे ना तो लैंडस्लाइड और बहुत सारी क्लैमिटीज होती रहती हैं, मतलब नेचुरल डिजास्टर के आप दायरे में रख सकते हैं, तो वो भी है। और दूसरी चीज हो सकता है कि वहां पे और डेवलपमेंट की जरूरत हो, टूरिज्म के हिसाब से कुछ अच्छा व्यवस्था हो। जनरली तो यही है। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड JNK, नाउ यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया यूनियन टेरिटरी। अब तो JNK, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को हिल स्टेट बोल करके अलग से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, आप याद रखेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब इसमें क्या है, एक्सटेंडेड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, मतलब इस काउंसिल के कुछ एक्स्ट्रा काम या एक्सटेंडेड वर्क भी हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं, अब ये आपको याद होगा कि पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगता, वैट लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हैं उस पे क्या लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये जीएसटी का मामला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसको जीएसटी की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो कब से जीएसटी की कैटेगरी में डाला जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ बैठ करके मतलब बात किया जाएगा, चीजें समझी जाएंगी, और फिर जीएसटी काउंसिल, क्योंकि उसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो याद रखो। रिकमेंड्स द डेट फॉर लेविंग जीएसटी ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। कुल मिलाकर के जितने भी तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तेल जिसको हम एक लाइन में बोलते हैं पेट्रोल, डीजल, उन पे कब लगेगा ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, कब से इन पे टैक्स लगाया जाएगा। करंटली आउटसाइड द जीएसटी, अभी क्या लगता है इस पे,
वैट लगता है, ये याद रखना। पेट्रोल भरवाते हो आप वैट देते हो, वैल्यू एडेड टैक्स। देखना क्या होता है वैट, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पढ़ रहे हैं, ना कि जीएसटी काउंसिल पढ़ रहे हैं, ना कि जीएसटी पढ़ रहे हैं, और टैक्सेशन सिस्टम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अब आप जानते ही हैं, मैंने पहले से शुरू ही किया यहीं से कि इधर जीएसटी बिल पास हो रहा है और इधर रोड पे लोग वो कपड़े लेकर के खड़े हैं, व्यापारी संघ मोर्चा, व्यापारी मोर्चा संघ के लोग, अध्यक्ष लोग पूरे रोड पे बैठे हुए हैं कि भाई जीएसटी नहीं लगने देंगे, ये होगा वो होगा। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि क्या जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस को स्टेट माने, ये बाउंडिंग है या नहीं है, ये आपका होमवर्क है, पता करना और कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बस वीडियो देखते हो, धीरे से सरक लेते हो। ठीक है, अब कमेंट का मतलब ये नहीं कि आप गाली देने लगे या कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अपने स्टूडेंट होने का व्यवस्था बनाए रखिए। ठीक है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है? स्टैब्लिशेस मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर वर्सेस स्टेट among मल्टीपल स्टेट्स और मिक्स सेंटर स्टेट कोलिजन। कुल मिलाकर के क्या है कि राज्य और केंद्र लड़ रहे हो या राज्य लड़ रहे हो, तो उनके डिस्प्यूट टैक्सेशन सिस्टम के इसमें जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग सॉल्व करेंगे। स्टेट कंपनसेशन, अब इसमें एक चीज और याद रखना कि जब ये जीएसटी काउंसिल लग रहा था तो कई स्टेट बोले कि हमें तो हम अच्छा टैक्स वसूल रहे हैं, आपके जीएसटी लगाने से हमारा अपना लॉस होगा, हमारे स्टेट के इनकम का लॉस होगा। तो सरकार ने कहा देखो कंपनसेट करो, आप जीएसटी लागू करिए, आपका जो भी लॉस होगा हम आपको पहले फर्दर हेल्प करेंगे, हमारी जीएसटी काउंसिल बन रही है, आप चिंता मत कीजिए, और जीएसटी काउंसिल बनते ही आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे, और जब तक जो लॉस है वो हम रिकवर कर देंगे, हम आपको पे कर देंगे जो भी आपका लॉस है, चलिए लागू कीजिए। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, रिकमेंड्स कंपनसेशन फॉर स्टेट फेसिंग रेवेन्यू लॉस ड्यू टू जीएसटी रोल आउट, क्लियर है? तो इसमें कहा गया कि 5 साल हम आपको स्टेबलाइज करेंगे और उसके बाद आप स्टेबल हो जाएंगे, विश्वास रखिए। गारंटीड फॉर 5 years इंस्टेंट इन द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको किस के तहत दिया जाता है, तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 जो है, इसके तहत इनको क्या किया जाएगा कि कंपनसेशन दिया जाएगा। जो भी स्टेट के जीएसटी, स्टेट का उनका जो टैक्सेशन था वो जो कलेक्ट कर रहे थे, उसमें जो लॉस हो रहा था उसके लिए, तो थोड़ा याद रखेंगे, बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए आ गए हैं हम लोग क्विक रेफरेंस की फीचर्स पे। ये जब भी आता है तो आप ये मत सोचने लग जाना कि अब तो मामला शांत होने वाला है, चलो भगो। इंपॉर्टेंट चीजें हम डाल देते हैं कि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, चीजें समझ आ जाए। देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल क्या है, 279A, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अमेंडमेंट कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन 2016। डेट इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, इसका डेट मंथ सब देख लेना आपको इच्छा हो तो। नेचर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए मैंने नाम लेकर के बोला कि निर्मला सीतारमन, या जो भी उस समय जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय जो भी होगा वो स्टेट फाइनेंस, सॉरी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर देख लेना, जो भी होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे बाय डिफॉल्ट। वोटिंग वेट क्या है, तो आप जानते हैं सेंटर का है 1/3, देखिए मतलब 33.33% अप्रॉक्स, और स्टेट का कितना है 2/3, लगभग 67%, है ना। तो स्टेट का वेटेज ज्यादा दिख रहा है यहां पर, ये याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्टेट का वेटेज ज्यादा है या वोटिंग में। डिसीजन थ्रेशोल्ड क्या है, तो 3/4 वेटेड मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमने अभी पढ़ा था कि 75% वोट गिरेगा, 75% वोट पॉजिटिव आएगा तो बिल पास, और 75% से कम आया तो बिल फेल, ऐसा याद रखिए। कोरम कितना है, तो 50%, हाफ, एग्जाम में पूछा जाएगा। सेक्रेटरीट कहां है, तो न्यू दिल्ली में, दिल्ली न्यू दिल्ली अलग अलग, तो न्यू दिल्ली में है। परमानेंट इनवाइटीज कौन है, तो अभी हमने पढ़ा था चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, और इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इन शॉर्ट जितना हमने पढ़ा है, इस स्लाइड को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर चाहते हैं तो काम हो जाएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या पढ़ लेते हैं इसको, तो आपके मतलब 30-40% काम तो यहीं से बन जाएगा इस पूरे पढ़ाई का। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल क्या है भाई, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल टैक्स बॉडी, याद रखना कि पहली कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल टैक्स बॉडी कौन है, तो जीएसटी काउंसिल है, हमारी जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल यूनिकली एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक बाइंडिंग रिकमेंडेशंस ऑन मेजर नेशनल टैक्स डिसीजन, क्लियर है। जो भी बाइंडिंग नेचर का होता है इनके रिकमेंडेशंस जो भी होते हैं, तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिलर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपसे इकोनॉमी या अगर आप किसी भी पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि पिलर्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इसमें आप जीएसटी काउंसिल को भी डाल सकते हैं।
और भी हमारे पास पिलर हैं, पर जीएसटी काउंसिल भी एक पिलर है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज सेंट्रल स्टेट कोलैबोरेशन गिविंग स्टेट अ वेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड वॉइस इन फिजिकल पॉलिसीज। क्लियर है, मतलब कुल मिलाकर के राज्यों का भी वहां पे बात दमदारी के साथ रखा जाए कि वो क्या चाहते हैं, कैसा टैक्स चाहते हैं, ये यहाँ पर मैटर करता है। मतलब कुल मिलाकर के राज्यों की आवाज जरूरी है भाई, जहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए तो किसका होना चाहिए, राज्यों का होना चाहिए। तो ये यहां पर होगा इंजन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बट ऑब्वियस है, ठीक है। ड्राइव्स इंडिया टुवर्ड अ ट्रूली यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। क्लियर है, आपको मैंने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम के लिए ये यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा टैक्स रेजिम बन जाए सभी जगह के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एलिमिनेटिंग कास्काडिंग टैक्स एंड रियलाइजिंग वन नेशन वन टैक्स। क्लियर है, कास्काडिंग क्या होता है बताता हूं मैं। कैस्केडिंग बोलते हैं इसको। कैस्केडिंग मतलब ये होता है कि धड़ाम से गिर जाना, या टैक्स पे टैक्स इतने अलग अलग टैक्सेस लगा दो कि इतना कंफ्यूज है, सामने वाला बोले सर पकड़ के कि मेरे को क्या बताना चाह रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा है आप कौन से टैक्स की बात कर रहे हो। तो इसको एलिमिनेट कर देना, टैक्सेशन को स्थिर कर देना। एक नेशन एक टैक्स लग जाए, एक तरह का टैक्स लगा होगा, आपको बता दिया गया, देखो जैसे मोबाइल खरीदने गए हो, कहां का बना हुआ है, यहाँ का बना हुआ, चलो इस पे 28% 38% टैक्स दो, भागो यहां से, तो टेंशन खत्म हो गया। 38% या 18% 8% जो भी है 5% वो अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा और दे देगा उसको। बहुत मतलब एक टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये बर्डन नहीं है। लास्ट जो यूजर खरीद रहा है उस पर टैक्स लगाया गया, टेंशन खत्म है। तो ये चीजें ऐसी होंगी, मतलब टैक्सेशन सिस्टम को स्मूथ किया जा रहा है यहां पर, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू इतना देर सुनने के लिए।